हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 11 का वीडियो नंबर 19। तो बेटे ये 11वीं यूनिट का 19वां वीडियो है और इससे पहले 18 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 11 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है कार्बन के तीसरे क्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में, जिसे हम कहते हैं फुलेरीन। ठीक है, इंग्लिश में भी इसे फुलेरीन ही कहते हैं। तो जल्दी से नोटबुक में आप हेडिंग लिख लो, नोटबुक में हेडिंग लिख लो फुलेरीन और इंग्लिश में भी उसका नाम लिखो फुलेरीन। फिर इसके बारे में मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। फुलेरीन, ठीक है। फुलेरीन के बारे में हमें बहुत सारी बातें पढ़नी है, सारे पॉइंट में एक एक करके आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ साथ लिखते रहना और समझते भी रहना, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कार्बन का तीसरा, भाई दो तो क्रिस्टलीय अपर रूप हमने पढ़ ही लिए, तो ये कार्बन का तीसरा क्रिस्टलीय अपर रूप है। ये कार्बन का तीसरा क्रिस्टलीय अपर रूप है, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो यदि कोई आपसे पूछेगा कि कार्बन का तीसरा क्रिस्टलीय अपर रूप क्या होता है, तो आपको बताना है फुलेरीन, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि यदि कोई आपसे पूछता है कि इस अपर रूप की यानी फुलेरीन की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज का श्रेय जाता है 3 वैज्ञानिकों को, जिनमें से एक का नाम था हेरोल्ड क्रोटा। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेरोल्ड क्रोटा, और इनके साथ एक वैज्ञानिक थे रिचर्ड और एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट कर्ल। रॉबर्ट कर्ल। इन 3 वैज्ञानिकों ने खोज करी थी किसकी? फुलेरीन की। ध्यान रखना, हेरोल्ड क्रोटा, रिचर्ड और रॉबर्ट कर्ल, इन्होंने खोज करी थी किसकी? फुलेरीन की, यानी कार्बन के तीसरे क्रिस्टलीय अपर रूप की। और एक बात बताता हूँ आपको, इस खोज को लेकर इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें, ध्यान रखना, क्योंकि इन्होंने फुलेरीन की खोज की थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये जो फुलेरीन होता है ना, इसका जो अणु होता है वो गोलाकार होता है और अणुसूत्र उसका लिख सकते हो आप CN। तो ये फुलेरीन CN अणुसूत्र वाले लिखता हूं, चलो, वाले गोलाकार अणु होते हैं, गोलाकार अणु। ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि फुलेरीन क्या होते हैं? CN अणुसूत्र वाले गोलाकार अणु। ध्यान रखना है आपको कि N जो है एक संख्या है और फुलेरीन में N यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या 60 या 70 या उससे अधिक हो सकती है। तो यहाँ लिख लेते हैं, जहाँ N जो है वो 60 या 70 या फिर आप कहो अधिक, यानी कोई भी फुलेरीन होगा उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 60, 70 या उससे ज़्यादा होती है, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे ज़्यादा फेमस तो C60 है, N की जगह यदि 60 आ जाए, और C60 जो है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके बारे में ही ज़्यादा बातें आज हम करेंगे। C60 को हम कहते हैं बकमिंस्टर फुलेरीन। C60 को क्या कहते हैं? बकमिंस्टर फुलेरीन, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फुलेरीन तो आप कह ही रहे,
पर C60 का दूसरा नाम जो है ना, C60 का दूसरा नाम, वैसे तो आप इसे फुलरीन कहते ही हो, C60 हो या C70 हो, इसका दूसरा नाम होता है बकमिंस्टर फुलेरीन। इसका दूसरा नाम होता है बकमिंस्टर फुलेरीन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये नाम क्यों है इसका, मतलब कितना अजीब सा नाम है, बकमिंस्टर फुलेरीन क्यों है इसका नाम। देखो ये भी एक कहानी है बहुत बड़ी। ये जो फुलेरीन शब्द है ये भी इसी कहानी की वजह से है, और बकमिंस्टर फुलेरीन भी। वास्तविकता ये है कि एक शिल्पकार था, ठीक है, शिल्पकार तो पता है, जो विभिन्न प्रकार की रचनाएं या जो काम करने वाले, अलग अलग तरह के काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें कहते हैं शिल्पकार। जैसे कोई कारपेंटर है, शिल्प कला पढ़ी थी ना आपने जब छोटी क्लास में थे, 6ठी 7वीं 8वीं में, ठीक है, काष्ठ शिल्प, पुस्तक शिल्प, ठीक है, गृह शिल्प। तो कुछ विशेष कार्य करने वाले आदमी को कहा जाता है शिल्पकार, जो विशेष आकृतियों का निर्माण करता हो। तो एक शिल्पकार था, उस शिल्पकार की एक अंदर एक खासियत ये थी कि वो गुंबद बनाता था, गुंबद, जैसे मंदिर या मस्जिद के ऊपर गुंबद होते हैं ना, वो गुंबद बनाता था, बिल्कुल गोल, फुटबॉल जैसे गुंबद बनाता था। ये उसके अंदर टैलेंट था एक, उसने बहुत सारे गुंबद बनाए ऐसे। और वो गुंबद बनाने वाला जो शिल्पकार था उसका नाम था बकमिंस्टर फुलर। क्या नाम था? बकमिंस्टर फुलर ही केवल ऐसे गोल बिल्कुल फुटबॉल जैसे गुंबद बना सकता था, और उसने बहुत सारे गुंबद बनाए। इसलिए बकमिंस्टर फुलर के उन फुटबॉल जैसे गुंबदों जैसी आकृति होने के कारण जो C60 है, इसका नाम बकमिंस्टर फुलरीन है। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि C60 का दूसरा नाम क्या होता है, बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। कारण मैं बता देता हूं, क्योंकि लिख दो या चूंकि लिख दो, चूंकि C60 की बनावट कह दो या संरचना कह दो, एक ही बात है। C60 की जो बनावट होती है वो बकमिंस्टर फुलर था उसका नाम, और फुलर से ही फुलरीन बना है, ध्यान रखना। बकमिंस्टर फुलर शिल्पकार है, ये एक शिल्पकार था, शिल्पकार द्वारा बनाए गए गुंबदों के समान होती है। तो जो हमारी C60 है उसकी संरचना, उसकी बनावट बिल्कुल ऐसी होती है जैसे बकमिंस्टर फुलर ने, ये जो एक शिल्पकार का नाम है, ध्यान रखना, ये बकमिंस्टर फुलर ने जैसे गुंबद बनाए थे फुटबॉल जैसे, बिल्कुल ऐसी संरचना होती है, ठीक है। देखो कैसी होती है, मैं आपको बताता हूँ। मान लो हमारे पास ये कोई फुटबॉल है, इस तरह की, ये फुटबॉल है, ठीक है। इसमें कार्बन परमाणु हैं, सारे कार्बन परमाणु, ये सारे क्या हैं, कार्बन परमाणु। ये फुटबॉल है और उसमें कार्बन परमाणु बनाए कुछ मैंने किनारे पर, देखो आप, इसके अंदर भी कार्बन परमाणु होंगे। कैसे होंगे देखो, ये मैंने बनाया एक षटभुज और नीचे फिर एक षटभुज बना दिया। तो जो बकमिंस्टर फुलरीन यानी C60 होता है ना, उसकी खासियत ये होती है कि उसमें कार्बन परमाणु षटभुजाकार व्यवस्था में भी जुड़े होते हैं, मतलब बहुत सारे तो उसमें षटभुज होते हैं इस तरह, और बहुत सारे होते हैं पंचभुज। देखना ध्यान से जरा, 1 2 3 4 5, ये पंचभुज है। इसी तरीके से मान लो यहाँ मैंने बना दिया 1 2 3 4 5, ये भी पंचभुज बना दिया, और 1 2 3 4 5, ये भी पंचभुज बना दिया। तो बहुत सारे तो पंचभुज होंगे उसमें, बहुत सारे क्या होंगे, पंचभुज।
और 1 2 3 4 5 6 कुछ षटभुज होंगे, कुछ षटभुज होंगे, कुछ पंचभुज होंगे। इस तरह की संरचना बना रहा हूँ मैं। जहाँ मुझे लग रहा है कि षटभुज बनेगा वहाँ षटभुज बना रहा हूँ, और जहाँ मुझे लगता है कि पंचभुज बनेगा वहाँ पंचभुज बना रहा हूँ। ठीक है, देख रहे हैं ना आप। तो इस तरीके से ये बकमिंस्टर फुलरिन के अंदर खासियत ये होती है C60 के अंदर कि ये जो है बहुत सारे पंचभुजों और षष्ठभुजों यानी षटभुजों से मिलकर बनती है। तो इस तरह लगभग संरचना पूरी कर दी मैंने ये लगभग। ठीक है, इस तरीके से एक फेस आपको दिखाई दे रहा, इसमें बहुत सारे तो हैं षटभुज, इसमें हर जगह ये कार्बन परमाणु है। जितने भी कोने आपको दिखाई दे रहे ना ये सब क्या है, कार्बन परमाणु। ये सब कार्बन परमाणु हैं। और इस कार्बन परमाणु की खासियत ये है हर एक कार्बन परमाणु की कि हर एक कार्बन परमाणु कितने बंध बनाता है, 3 बंध बनाता है। यह आपको एक फेस दिखाई दे रहा उसका, यानी फ्रंट फेस। ऐसा मान लो कि फुटबॉल है, तो ऐसे फुटबॉल जैसे गुंबद ही बनाता था कौन, बकमिंस्टर फुलर। ऐसे ही गुंबद बनाता था फुटबॉल जैसे। और ऐसा ही होता है हमारा फुलरीन, फुटबॉल जैसा, इसलिए इसे कहते हैं बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, तो आप इस बात को भी लिख सकते हो कि जो C60 होता है ना, C60 की संरचना माने बनावट। C60 की संरचना कैसी होती है, C60 की संरचना होती है फुटबॉल जैसी। आप लिख सकते हो कि C60 की संरचना कैसी होती है, फुटबॉल जैसी होती है, जैसे मैंने यहाँ बनाई। यानी वो फुलरिन जिसमें 60 कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है ना C60 में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने से, 3 कार्बन से जुड़ा होता है। 3 कार्बन से जुड़ा होता है, यानी एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होगा। जैसे इसे देखो, 3 बॉन्ड बना रखे इसने। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड 3 है, ऐसा कह सकते हो आप। 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब इसमें जो है आप कहोगे कि सर कार्बन की बाहरी कक्षा में तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या इसमें भी 3 ही बॉन्ड बनाए? देखो क्या होता है कि इसमें 3 तो बनते हैं सिग्मा बॉन्ड, 3 तो होते हैं सिग्मा बॉन्ड, और 1 होता है पाई बॉन्ड। तो बॉन्ड तो ये 4 ही बनाता है, पर 4 में से 3 तो सिग्मा बॉन्ड होंगे, 1 पाई बॉन्ड, यानी एक जगह क्या होगा, डबल बॉन्ड है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जो C60 है उसमें कुल 32 फलक होते हैं। जैसे ये एक फलक है, ये क्या है, फलक, षटकोणीय फलक है। ठीक है, तो C60 में कोई पूछता है आपसे C60 में कुल फलक कितने होते हैं, तो आपको जवाब देना है कुल 32 फलक होते हैं। बकमिंस्टर फुलरिन यानी C60 में कुल कितने फलक होते हैं, 32 फलक। और 32 फलक में से 20 तो होंगे षटकोणीय, 20 फलक तो होते हैं षटकोणीय, 20 फलक तो होते हैं षटकोणीय। अब बचे कितने, 12 फलक होते हैं पंचकोणीय। ये सवाल भी पूछा जाता है पेपर में कि जो फुलरिन होता है C60 बकमिंस्टर फुलरिन, उसमें कुल कितने फलक होते हैं, 32 फलक। और 32 फलक में से 20 फलक तो षटकोणीय होते हैं और 12 फलक क्या होते हैं, पंचकोणीय। ठीक है, जल्दी से पॉज करके लिखो बेटे, फिर और बात बताता हूं। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो हमें अभी जो है, हमने जब फुलरिन पढ़ना शुरू करा, फुलरिन में हमने एक बात देखी कि फुलरिन होते हैं, कार्बन परमाणुओं की संख्या 60, 70 या उससे अधिक होती है फुलरिन में। पर सबसे ज़्यादा फेमस जो फुलरिन है वो C60 है, यानी 60 कार्बन परमाणुओं वाला फुलरिन सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और 60 कार्बन परमाणु वाले फुलरिन ऐसा होता है फुटबॉल जैसा। ठीक है, और फुटबॉल जैसी आकृति में कुल कितने फलक होते हैं, 32। और जो बकमिंस्टर फुलर शिल्पकार था
वो ऐसे ही गुंबद बनाया करता था, गुंबद, जैसे मंदिर और मस्जिद के ऊपर गुंबद होते हैं ना, इस तरह के गुंबद बनाया करता था वो, बिल्कुल फुटबॉल जैसे बना देता था गुंबद। इसलिए बकमिंस्टर फुलर नामक शिल्पकार के नाम पर ही या उसके द्वारा बनाए गए इन गुंबदों के नाम पर ही इस कार्बन के तीसरे क्रिस्टलीय अपर रूप के एक उदाहरण C60 को हम कहते हैं बकमिंस्टर फुलरिन। अब यदि कोई पूछता है कि बकमिंस्टर फुलरिन या फुलरिन में कार्बन परमाणु का संकरण बताओ, तो कार्बन यदि 3 बॉन्ड बना रहा, सिग्मा बॉन्ड, तो साफ बात है प्रत्येक कार्बन का संकरण, प्रत्येक कार्बन का संकरण बताओ क्या होगा। 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो प्रत्येक कार्बन का संकरण होगा sp2, यही तो होगा। यदि 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होगा, sp2। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताता हूं बहुत काम की, कि ये जो फुलरीन होता है ना, वो तीनों क्रिस्टलीय अपर रूपों में कार्बन के सबसे शुद्ध होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप एक बात को लिख सकते हो उसे कि फुलरीन कार्बन का सबसे शुद्ध, फुलरीन कार्बन का सबसे शुद्ध क्रिस्टलीय, सबसे शुद्ध क्रिस्टलीय अपर रूप है, सबसे शुद्ध क्रिस्टलीय अपर रूप है। ध्यान रखोगे, फुलरीन कार्बन का सबसे शुद्ध क्रिस्टलीय अपर रूप है। तीनों क्रिस्टलीय अपर रूपों में सबसे शुद्ध कौन सा है, फुलरीन। अब इसके कुछ गुण बताता हूं आपको, एक हेडिंग लिख लो, गुण। कुछ गुण याद रखने हैं आपको फुलरीन के, चाहे आप C60 के ही मान लो इन्हें कि C60 के ही गुण पढ़ रहे हैं। सबसे पहला गुण तो यह ध्यान रखना है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है ना इसमें एक, इसके कारण जो फुलरीन है वो अधिक क्रियाशील होता है। तो एक मैं लिखूंगा कि C डबल बॉन्ड C के कारण ये फुलरीन अधिक क्या होता है, क्रियाशील। एक तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। कोई पूछता है आपसे कि फुलरीन अधिक क्रियाशील क्यों होता है, तो आप कारण बता सकते हो, क्योंकि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी है। ठीक है। एक बात और बताता हूं आपको कि यदि कोई आपसे पूछता है कि फुलरीन जब हैलोजन से क्रिया करेगा, हैलोजन से क्रिया, तो किस प्रकार के हैलाइड बनाएगा, तो इसके हैलाइड कुछ अजीब अजीब तरह के हैं। देखो, एक तो ये हैलाइड यदि फ्लोरीन से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है C60F, फ्लोरीन 60, इस तरह का हैलाइड बनाता है यदि फुलरीन फ्लोरीन से रिएक्शन करेगा। और यदि क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो C60 और ClN, यहाँ N का मतलब है लगभग बराबर 24, यानी कार्बन परमाणु तो 60 हैं पर क्लोरीन के परमाणु लगभग 24 होते हैं। तो क्लोरीन के साथ इस तरह का यौगिक बनाता है, और ब्रोमीन के साथ कैसा बनाता है, C60Br2, या फिर बनाएगा ब्रोमीन के साथ C60Br4, इस तरह के यौगिक आदि हैलाइड या यौगिक कह दूं, यौगिक आदि यौगिक बनाता है। तो हैलोजन के साथ जब फुलरीन रिएक्शन करता है तो इस तरह के कंपाउंड बनते हैं, हैलोजन के इस तरह के हैलाइड बनते हैं। ठीक है। तीसरी बात, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है ना आवर्त सारणी में, उन्हें कहते हैं क्षार धातु। तो यदि क्षार धातु से क्रिया की बात करें कि एक क्षार धातु से क्रिया करके किस तरह के यौगिक बनाता है, तो ये बनाता है कार्बाइड। क्या बनाता है, कार्बाइड। ठीक है। क्षार धातुओं के कार्बाइड ऐसे बनाता है M2, M माने मेटल, क्षार धातु C60। पर हाँ एक बात है कि क्षार धातुओं में एक क्षार धातु है पोटेशियम,
यदि पोटेशियम के साथ क्रिया करेगा ना तो उसके साथ बनाएगा ये पोटेशियम के साथ कार्बाइड ही बनाएगा, पर वो कार्बाइड ऐसा होगा K3C60। देखो यहाँ तो M2C60 था, पर पोटेशियम के साथ ये K3C60 बनाता है। ध्यान रख लेना इस बात को भी। एक बात और बताता हूँ कि यदि आपने द्रव अमोनिया में इसका अपचयन कराया, ठीक है, द्रव अमोनिया में क्या कराया, अपचयन, और अपचयन कराना है लिथियम और टर्सरी ब्यूटेनॉल द्वारा। लिथियम व टर्सरी ब्यूटेनॉल द्वारा यदि आपने अपचयन कराया, बनेगा तो हाइड्राइड। ठीक है, क्या बनेगा, हाइड्राइड। इस तरीके से यदि आप अपचयन इसका कराओगे अमोनिया में, लिक्विड अमोनिया में लिथियम व टर्सरी ब्यूटेनॉल द्वारा, तो एक तो बनता है C60H18, एक तो ये बनता है, और C60H13 बनते हैं। इस तरह के हाइड्राइड बनते हैं, ध्यान रखोगे। ये बनते हैं जब आप अपचयन कराते हो फुलरीन का। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि ये जितने भी यौगिक हमने पढ़े ना फुलरीन के, जैसे यहाँ तो बने हैलाइड सारे, और यहाँ बने कार्बाइड, और यहाँ बने हाइड्राइड, तो जितने भी ये फुलरीन के कंपाउंड बनते हैं ना, वे सारे कैसे होते हैं, लिख देता हूँ यहाँ, फुलरीन के यौगिक। फुलरीन के जितने भी यौगिक हमने पढ़े या इसके अलावा जितने भी यौगिक बनते हैं, वे सभी होते हैं सहसंयोजक। कैसे होते हैं, सहसंयोजक प्रकृति होती है उनकी, क्योंकि कार्बन ज़्यादातर सहसंयोजक यौगिक बनाता है ना, और सहसंयोजक प्रकृति होती है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये यौगिक, जितने भी यौगिक फुलरीन बनाता है, वे यौगिक कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। ध्यान रखना, ये लिखा मैंने, कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, घुलनशील। ठीक है, तो यदि कोई आपसे पूछता है कि फुलरीन के यौगिक कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं या अघुलनशील, तो आप बता सकते हो घुलनशील होते हैं, क्योंकि फुलरीन के यौगिक सारे कैसी प्रकृति के हैं, सहसंयोजक। ठीक है, तो फुलरीन के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। हमारे देश के बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे, जल्दी से लिख लिया बेटे, ठीक है। तो बेटे फुलरीन के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा फुलरीन के बारे में। फुटबॉल जैसा होता है, पूरा कंसंट्रेशन अपना C60 पर रखना है जब भी आप फुलरीन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ठीक है, कल अब तो हमारे पास जो है कार्बन के अपर रूप जो हम पढ़ रहे थे, उसमें क्रिस्टलीय अपर रूप में तो 3 ही हैं। हमने हीरा पढ़ लिया, ग्रेफाइट पढ़ लिया और ये फुलरीन पढ़ लिया। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप। ठीक है, बस पढ़ाई पे ध्यान रखो अपना और केमिस्ट्री को समझते रहो। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।